दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे या फिर समझेंगे श्वसन को। श्वसन तंत्र जिसमें ठीक है रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में इसी को। जीव विज्ञान का टॉपिक है, ठीक है। क्लास 10th में भी है और क्लास 11th में भी है, तो दोनों लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिरकार इसमें दो चीज आ जाती है। एक आ जाता है आपका श्वसन और दूसरा आ जाता है आपका श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास इस तरीके से लिखा होता है। थोड़ा सा मिला लेते हैं, क्या हम सही लिख रहे हैं? श्वासोच्छ्वास। अच्छा यहाँ पे आधा अच्छा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि श्वसन किसे कहते हैं और श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, या फिर दोनों में क्या अंतर होता है। देखिए श्वसन का नाम हम सभी लोग जानते हैं, नॉर्मली यूज करते हैं। सांस लेना शब्द का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आसान है, पहले हम इसे बता देते हैं। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है सांस लेना होता है। श्वसन का शाब्दिक अर्थ सांस लेना होता है, सांस लेना। मतलब इस वीडियो में हम सिंपली एक लाइन में बोले तो बात करेंगे श्वसन किसे कहते हैं, श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, या फिर श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर होता है इसकी, ठीक। तो श्वासोच्छ्वास पर जब हम नज़र डालते हैं या फिर समझने का प्रयास करते हैं तो हमें समझ में आता है जो हम लोग सांस लेते हैं इसी को बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। मतलब वातावरण से ऑक्सीजन को अंदर ले जाना है ना, और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करना। इसको क्या करना? मुक्त करना और इसको ग्रहण करना। ये जो प्रक्रिया है ना हम बार बार करते हैं दिन में, मिनट में शायद 17 से 18 बार हम लोग करते हैं सांस लेने की प्रक्रिया। तो ये हमारी कहलाती है श्वासोच्छ्वास। समझ में आ ही रहा होगा। तो मतलब श्वासोच्छ्वास का तात्पर्य है कि वातावरण से ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, ये भैया ये है आपका श्वासोच्छ्वास। इंग्लिश में इसके लिए ब्रीथिंग शब्द का यूज करते हैं। ब्रीथिंग, कुछ लोगों को या फिर इंग्लिश में ब्रीथिंग नहीं आ रही है ना, ऐसे शब्द यूज करते हैं कुछ लोग। तो ये आप समझ पा रहे होंगे श्वासोच्छ्वास के बारे में। दूसरी चीज है कि ये जो हमारा श्वसन है ये श्वासोच्छ्वास की तुलना में एक जटिल प्रक्रिया होती है। जटिल इसलिए ना क्योंकि हम नॉर्मली श्वसन को अगर जैसे मान लो परिभाषा पूछी जाती है, तो अगर मान लो जैसे अभी हम आपसे पूछे कि श्वसन की परिभाषा बताइए, तो ज़्यादातर मतलब आप हो सकता है आप सही बताएं या ना भी, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ये बताते हैं जो सांस लेना होता है वही श्वसन। लेकिन ये गलत होता है पूरी तरह से। जो हम सांस लेते हैं वो श्वसन नहीं बल्कि क्या है, श्वासोच्छ्वास कहते हैं उसको। अब श्वसन क्या है, तो सबसे पहली बात तो ये ना एक जटिल प्रक्रिया होती है, ये चीज़ समझना होगा। जटिल प्रक्रिया जानते हो क्यों? क्योंकि ना इसमें ओवरऑल आ जाता है, मतलब ये श्वासोच्छ्वास भी ना श्वसन के अंतर्गत ही आता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझिए। मान लीजिए कि ये हमारा शरीर है, हम थोड़ा सा बना देते हैं अपने हिसाब से। ये हमारा शरीर है, ठीक है। थोड़ा बहुत लग रहा होगा ना आदमी तो बस फिर काम चल जाए, ठीक। ये नाक है, ठीक। ये है हमारे फेफड़े, जस्ट इमेजिन है ना, इमेजिन बोलते हैं ऐसे फेफड़े मान लो। तो जैसे ही हमने यहाँ से ऑक्सीजन को अंदर लिया, नाक के माध्यम से अंदर लेंगे, अंदर जाएगा, ये सांस नली से होते हुए यहाँ आएगा, फेफड़ों में जाएगा, ठीक। फेफड़ों से ये रुधिर के माध्यम से पूरे शरीर में जाएगा, पूरे शरीर में जाएगा भाई साहब, ये हम घुमा दे रहे हैं, मतलब पूरे शरीर में जाएगा। तो वहाँ पर जैसे मान लो आप थोड़ा सा समझिए, जैसे हमने ऑक्सीजन को ली, ठीक है, ऑक्सीजन को अंदर लिया, ये यहाँ आई, यहाँ से फेफड़ों में आई। यहाँ पर हमारा हृदय होता है ना बाईं तरफ, हल्का सा हाँ बाईं तरफ, 4 पार्ट में। वो अगले लेसन में हम लोग समझेंगे। मैं ना सीधा सीधा आपको चित्र बना देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। ये है हमारे
फेफड़े हमारे भी हैं और तुम्हारे भी है ना, केवल हमारे नहीं है कि नहीं। तो ये है हमारे फेफड़े। अब हमारा ये यहाँ पर ही हृदय भी होता है, इसके थोड़ा सा पीछे, मतलब दोनों के हल्का सा बाई तरफ में होता है। इसमें होते हैं 4 पार्ट। आप समझिए होता क्या है। अब हृदय का काम क्या होता है सबको पता है ना, कि ये क्या करता है। देख लो भाई, हमने चित्र ना समझाने के लिए बनाए, हृदय इस तरह होता नहीं है, हम केवल 4 पार्ट होते हैं ये बता रहे हैं यहाँ से। तो ये शरीर को रुधिर पहुंचाने का काम करता है, पूरे शरीर को रुधिर सप्लाई करता है। अब होता है कि यहाँ से जो ऑक्सीजन आएगी यहाँ पर जाएगी, है ना, फेफड़ों में जाएगी, उसके बाद फेफड़ों के बाद फिर हृदय में जाएगी, हृदय से पूरे शरीर में जाएगी। और शरीर में जैसे मान लो कि पैर की उंगली हो गई कहीं भी, जैसे मान लो कि भाई ये शरीर है ना, मान आप इसको फील कर सकते हैं कि थोड़ा सा इस तरीके से व्यक्ति का शरीर, ये उसके पैर वैर होंगे यहाँ, तो ये पूरे शरीर में जाएगा, वहां पर ऑक्सीजन को छोड़ देगा। ऑक्सीजन को क्या कर देगा, छोड़ देगा। वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको लेके आएगा फिर से हृदय में, फेफड़े से फिर शरीर से बाहर हो जाएगा। तो ये टोटल प्रक्रिया आती है श्वसन के अंतर्गत। और एक चीज है, एक तो ये हो गया कि भाई आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ से ऑक्सीजन पूरे शरीर में जाती है। उसके बाद दूसरा ये कि जाने के बाद में, जैसे मान लो कि हमारे यहाँ उंगलियों में पहुंचे ऑक्सीजन, उंगली का चित्र थोड़ा सा हम बना लेते ऐसे करते, तो यहाँ की कोशिकाएं जो हैं, जैसे यहाँ पर की जो कोशिकाएं हैं उनमें जब ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करती है तो यहाँ पर होता है ग्लूकोज C6H12O6, इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण, है ना, ऑक्सीकरण होगा। इससे ऑक्सीकरण होने की वजह से यहाँ पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, प्लस ऊर्जा भी बनती है, थोड़ी मात्रा में बनता है जल, हम बनता लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं जल, ठीक। तो ऊर्जा का हमारा शरीर उपयोग कर लेता है, जल का भी उपयोग कर लेता है, बचती है कार्बन डाइऑक्साइड जिसका यूज हमारे शरीर में नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो मतलब आप श्वसन में आप क्या देख रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है कि श्वसन एक जटिल प्रक्रिया, अगर आप से परिभाषा पूछा जाए तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि श्वसन एक जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, ठीक, जिसमें ऑक्सीजन को शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है, या फिर ऑक्सीजन शरीर के अंदर प्रवेश करती है और कोशिकाओं में जाती है, है ना, ये मान लीजिए कोशिकाओं में जा रही है, वहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हम लोग शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ये पूरी प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। तो समझ में आ रहा है ना। एक चीज और है, आपने सुना होगा ना कि ऊंट कई दिनों तक पानी नहीं पीते हैं, शायद 1 हफ्ते तक, लेकिन ना कई लोग बताते हैं कि उनको भी पानी की जरूरत जल्दी पड़ती है। फिलहाल हम मानते हैं कि उनको पानी की कम जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितने लोग ऊंट देखे हों, अगर नहीं देखे तो नेट पर भी आप क्रोम पे जाके, गूगल जाके कहीं भी देख सकते हैं, जो लोग नहीं देखे उनमें एक संरचना आपको देखने को मिलती है। जैसे मान लो ये उसका सर है, यहाँ पर एक ऊबड़ आपको देखने को मिलता है। भाई देखो चित्र थोड़ा सा ना कम बना पा रहे हैं, फिलहाल ये उसका शरीर है, आप यहाँ पर ध्यान न दें, आप इस पर ध्यान दें। ऊबड़ में क्या जमा होता है, यहाँ पर होता है फैट एकत्रित। मैं अब आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ऊंट हफ्ते में पानी क्यों पीते हैं। तो यहाँ पर होता है फैट, ठीक है। जब ऊंट ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ले जाता है
अंदर ले जाने के बाद में इस फैट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ऑक्सीकरण, जिसे हम लोग कई बार जारण भी बोलते हैं। ऑक्सीकरण होता है। इस ऑक्सीकरण होने की वजह से फिर से यही सब चीजें बनती है आपके पास। मतलब क्या बनता है? मतलब बनता है आपका जल बनेगा, ऊर्जा बनेगी, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का विशेष रूप से ऊंट के शरीर में भी कोई काम नहीं होता, तो ये इसको शरीर से बाहर निकाल लेता, ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित कर लेता है कई बार। ठीक है, एटीपी के रूप में संचित कर लेता है। इसी को हम लोग ऊर्जा सिक्का भी बोलते हैं कई बार। ऊर्जा सिक्का, ऊर्जा सिक्का एटीपी के रूप में संचित कर लेता है। और इस जल का यूज ये अपनी पानी की कमी को पूरा करने के लिए कर लेता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब बनती तो सेम ही चीजें हैं। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल देते, ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करेंगे और जरूरत होगी तो यूज कर लेंगे। ठीक है, फिर संचित नहीं करेंगे। और दूसरा जो जल होगा H2O, उसको क्या करेंगे? शरीर में जो जल की कमी होती है उसकी पूर्ति होती है यहाँ से, क्योंकि जब इसका जारण होता है, हम बात करेंगे C6H12O6 की, ग्लूकोज की, तो इसका जब भी ऑक्सीकरण होगा तो जल की मात्रा बनती है ना। तो इस जल का उपयोग जीव अपने शरीर में करते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि ये हफ्ते हफ्ते पानी नहीं पीते, है ना, क्योंकि ये इस तरीके से, मतलब इसलिए नहीं पीते क्योंकि ना ये फैट का ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, और उससे जो जल बनता है उससे अपना काम चलाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सिंपली अब आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि श्वसन किसे कहते हैं। हम फिर से एक बार रिवीजन कर रहे हैं, समझा रहे हैं आपको। श्वसन एक जैव रासायनिक जटिल प्रक्रिया है, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ऑक्सीजन, ये कोशिका है, ठीक है, ये है हमारी कोशिका, ये है कोशिका, जिसमें ऑक्सीजन कोशिका के अंदर प्रवेश करती है। वहाँ पर C6H12, जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, जिसे हम शुगर बोलते हैं, का ऑक्सीकरण होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा तथा जल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग शरीर के बाहर निकाल देते हैं। ऊर्जा और जल का हम लोग अपने शरीर में उपयोग करते हैं। तो ये हो गया श्वसन। तो सिंपली अब आपको उम्मीद करते हैं कि श्वसन क्या होता है समझ में आ गया होगा, और श्वासोच्छ्वास क्या होता है। श्वासोच्छ्वास केवल सांस ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करना है, ये हो गया श्वासोच्छ्वास। अगर हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, खून के माध्यम से रुधिर में जा रही है, रुधिर में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जल बन रहा है, ऊर्जा बन रही है, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। ये ओवरऑल प्रक्रिया, जो पूरी प्रक्रिया, ये श्वसन कहलाती है। रेस्पिरेशन इंग्लिश में हम लोग इसे कहते हैं। ठीक है, श्वसन। ठीक है, अब यहाँ पर कई बार श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर भी पूछा जाता है। हम लोग बेसिकली अब आपको अंतर तो समझ में आ गए होंगे। फिलहाल हम लोग फिर भी बात कर लेते हैं एक बार फिर से, श्वसन और श्वासोच्छ्वास की क्या अंतर होंगे। देखिए, अंतर जानने से पहले उसके बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको बारे में पता नहीं होगा तो फिर आप अंतर नहीं बता पाएंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो देख लिया तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों में क्या अंतर है। तो पहला अंतर बात करते हैं, पहले अंतर की। एक तरफ हम श्वसन लिख लेते हैं और दूसरी तरफ श्वासोच्छ्वास। ये हमारा क्या है? श्वासोच्छ्वास है, और हमें दोनों में बताना है अंतर। तो पहला चीज क्या होता है कि देखो, ये जो होता है ये कोशिका के अंदर होती है। ये प्रक्रिया कहाँ पर होती है? कोशिका के अंदर होती है। और ये प्रक्रिया क्या होती है? कोशिकाओं के
बाहर होती है, ये प्रक्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। क्योंकि अभी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि श्वसन कोशिकाओं में होता है जा करके, है कि नहीं। ये भी कई तरीके का होता है, अक्षीय श्वसन, अनाक्षीय श्वसन, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हमें ये समझना अभी ज़्यादा जरूरी है, इस पर बात करते हैं। दूसरा नंबर क्या चीज़ होता है कि श्वसन में इसमें ना ऊर्जा मुक्त होगी भाई, मुक्त होगी कि नहीं होगी, और इसमें किसी भी तरीके की ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। ऊर्जा का निर्माण श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया में नहीं होता। अगला है कि यहाँ पर इंजाइम, जब श्वसन की बात करते हैं तो इसमें ना इंजाइमों की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के इंजाइम मिलेंगे, है ना, जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो इंजाइमों की आवश्यकता श्वसन में होती है, इंजाइमों की आवश्यकता इसमें होती है, और यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी इंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये तुम्हारे हो गए 3 अंतर। उसके बाद एक अंतर यह है कि हमने इसे बताया था जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। ये एक क्या होती है, जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, और ये एक तरीके की ना भौतिक प्रक्रिया है। ये एक तरीके की क्या होती है, भौतिक प्रक्रिया होती है। तो ये 4 अंतर हो गए। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में श्वसन किसे कहते हैं, दूसरा श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, और तीसरा श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर होते हैं वो आपको समझ में आ गया। तो वीडियो आज की यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।